नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की भी हमारी पहली स्टोरी है किसानों का आंदोलन। कल आपको हमने बताया था कि किस तरीके से सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया था, तो किसान बिल्कुल अड़ चुके हैं, जिससे अब सरकार की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। आज क्या कुछ गतिविधियां रही उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारी दूसरी खबर है किस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, उनके काफिले पर हमला हुआ है। इस समय पश्चिम बंगाल में एक कट्टर राजनीति इस समय देखी जा रही है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। इसके बारे में आपको बताएंगे। और हमारी तीसरी खबर है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का भूमि पूजन किया था और उस भूमि पूजन के दौरान उन्होंने एक स्पीच दी थी और कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही थी, उसको भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। तो आइए बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज किसान आंदोलन का 15वां दिन है और कल रात जब सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया था, उसके बाद आज सरकार ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दोनों ने इस बात को कहा और एक तरीके से किसानों को मनाने की कोशिश किया। और उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ये कोई ईगो इशू नहीं है। आपने जो भी चेंजेस कहे थे वो चेंजेस करने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर वो लिखित में किसानों को एश्योरेंस देना चाहते हैं कि एमएसपी पर ही खरीद होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ किसानों के हित के बारे में सोचती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में काफी ऐसे किसानों के हित में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों का विश्वास जीतने की कोशिश की। वही बात पीयूष गोयल ने भी इस बात को कहा कि बहुत सारे किसानों ने मोदी जी का समर्थन किया है और वो इस बात को जानते हैं। तो अब और उन्होंने पीयूष गोयल ने तो ये भी कहा कि जो कृषि कानून है उसका भी बहुत सारे किसानों ने समर्थन किया है। तो आज फिर से किसान सोचे, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने अब जो गेंद है वो किसानों के पाले में डाल दी है कि हम तो ये सारी चेंजेस के लिए तैयार हैं, हम सारे अमेंडमेंट्स के लिए तैयार हैं, अब आप इस पर सोचें। लेकिन साथ में नरेंद्र सिंह तोमर ने ये भी कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये बातचीत चल रही है और इसके बीच किसानों ने फिर से एक नए आंदोलन का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन अगर एक तरफ सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दूसरी तरफ आज किसानों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने आज फिर से एक सिरे से यही बात कही कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। और साथ में किसान नेताओं ने यह भी कहा कि आज तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद ही मान लिया कि ये जो सारे कानून हैं ये ट्रेडर्स के लिए ही बनाए गए हैं। साथ में ये भी कहा किसान नेताओं ने कि जितने भी किसान जो उत्तराखंड और बाकी राज्यों से आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि उन किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। तो उन्होंने दरख्वास्त की है सरकार से कि ये जो किसान दूर राज्यों से चलकर दिल्ली आ रहे हैं तो उनका उत्पीड़न ना हो, इस बात की सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। साथ में लेकिन उन्होंने ये भी कहा, जो अनाउंसमेंट कल कहा था कि 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन होगा और टोल प्लाजा को 12 दिसंबर को फ्री करेंगे, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, तो आंदोलन को तेज करने की बात कही है। लेकिन जो ये बात आज नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो बिल्कुल ईगो नहीं है उनमें और वो रिटर्न में एश्योरेंस देना चाहते हैं। तो अगर किसान अड़े हैं तो सरकार भी अड़ी है, सरकार भी पीछे नहीं हटना चाह रही है। तो ये आंदोलन और तेज होगा। गतिरोध की एक स्थिति है वो पूरी बनी हुई है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के इनॉग्रेशन के दौरान उन्होंने लोकतंत्र की बात कही थी। तो आज सवाल ये उठता है कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर बातचीत से कोई मसले का समाधान नहीं निकल पा रहा है। और अगर नहीं निकल पा रहा है तो यानी कि बातचीत में कहीं ना कहीं कोई टकराव है। तो जहां तक किसानों के आंदोलन की बात है, आने वाले दिनों में ये किसान आंदोलन और उग्र हो जाएगा। अब सरकार कितने दिन तक और मना पाएगी इन किसानों को, क्योंकि किसानों को लगता है कि उनके आने वाला जो उनका भविष्य है वो अंधकार में है और जो उनकी आने वाली जनरेशंस हैं उन पर एक हमला है ये तीनों कृषि कानून।
कानून। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी भावनात्मक है। अब सरकार इस भावनात्मक मुद्दे को कैसे सुलझाएगा? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और किसानों से ये कहना कि देखिए नहीं, हम तो आपके हित में सोच रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये नाकाफी होगा। अब सरकार एक कदम या 4 कदम और कैसे आगे बढ़ के और ये जो भावनात्मक मुद्दे हैं किसानों के, ये कैसे सुलझाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो आंदोलन है वो और उग्र हो जाएगा और ज्यादा तेजी से ये सारे किसान तत्पर हैं कि इस आंदोलन को आगे ले जाए। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर राजनीतिक पारा इस समय काफी चरम सीमा पर चल रहा है। 6 महीने बाद वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच किस तरीके की जो चुनावी सियासत है वो इस समय कैसी चल रही है, आज उसका एक ट्रेलर देखने को मिला। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर हैं। उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि वो एक आउटरीच प्रोग्राम वहां पर लेकर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बताएंगे, बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाएंगे। लेकिन आज जब वो डायमंड हार्बर जब जा रहे थे और डायमंड हार्बर में देखा गया कि जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनके काफिले पर हमला किया गया। और जो वीडियो एक वायरल हुआ है उसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ गाड़ियां हैं बीजेपी के काफिले में जिनके शीशे चिकनाचूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं कैलाश विजयवर्गीय और जो बीजेपी के स्टेट चीफ है दिलीप घोष, उनको थोड़ी बहुत चोट भी आई है, उनके गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। जेपी नड्डा की गाड़ी को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। लेकिन जेपी नड्डा ने जो प्रेस से बातचीत में कहा है, उन्होंने कहा था कि सुरक्षा की एक बड़ी चूक है और दिखता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के राज में अराजकता और एक इंडिफरेंस का माहौल है और लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं ममता बनर्जी से, ऐसा उनका मानना है। और आपको ये भी बता दें कि कल दिलीप घोष ने अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको एक पत्र भी लिखा था कि जेपी नड्डा के दौरे के दौरान जो उनकी जो सुरक्षा इंतजाम है उसमें कोताही देखी गई है। और उन्होंने ये भी पत्र में लिखा था कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो जेपी नड्डा की जो पूरी विजिट है उस पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आज अब ये बातें टीएमसी के हवाले से सामने आ रही हैं कि ये जो जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी ये वो लोग थे जो कि कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनका गुस्सा कृषि कानून के ऊपर था और वो गुस्सा बीजेपी पर फूट पड़ा। हालांकि सौगतो रॉय जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि सुरक्षा में ये चूक है, तो वो ये इन्होंने बिल्कुल साफ किया कि ये मेरे लिए बिल्कुल असंभव है कि हर एक इंच पर जो भी रूट है आपका, जो सैनिटाइज रूट है, उसके हर एक इंच पर एक पुलिस वाले को खड़ा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ये एक राजनीतिक मौका था, एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट कमाने का मौका था, इसलिए बीजेपी ने ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं छोड़ी। पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, उधर नरेंद्र सिंह तोमर, सब ने ट्वीट करके ये लिखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी का जो राजपाट है वो क्या है, एक गुंडा राज का प्रतिबिंब है, इस बात को उन्होंने लिखा। यहां तक कि जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, वो भी कूद पड़े और उन्होंने कहा कि इस तरीके की अराजकता का माहौल और इस तरीके की हिंसा आज ये बंगाल में कोई नई बात नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी लिखा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो काबू में नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये पूरा माहौल है। और डायमंड हार्बर जहां पर जेपी नड्डा गए थे, तो डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, वो उनकी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है। तो एक कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन है वो दिख रहा है कि आप मेरी टेरिटरी में कैसे आ गए। और क्या पंचायत चुनाव, क्या विधानसभा के चुनाव, क्या लोकसभा के चुनाव, विधानसभा चुनाव तो अभी आने वाले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव में भी आपने देखा है कि आए दिन वहां पर इस तरीके की हिंसक वारदातें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में हुई है और कई बार जाने भी गई हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो कितना खराब हो चुका है। सुरक्षा में चूक जरूर है
और इस बात से इस चीज से कोई नकार नहीं सकता कि ये सुरक्षा में चूक क्यों हुई। जाहिर सी बात है कि बीजेपी वाले इस सवाल को उठाएंगे। इस सवाल को उठाने के साथ साथ वो राजनीतिक लाभ भी भुनाने में इसको पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि उन्होंने बार बार इस बात पर जोर देकर कहा है कि ममता बनर्जी को पुलिस के इंतजाम उनको करने चाहिए थे जब जेपी नड्डा वहां पर गई थी, लेकिन वहां की पुलिस भी चाक चौबंद जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर एक जो ट्रेलर देखने को मिलता है जो विधानसभा चुनाव के पहले का, आज वो देखने को मिला है। और इस समय एक बिल्कुल जो कट टू कट वाली जो एक लड़ाई और एक राजनीति इस समय है वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। आपको बता दें कि कितनी ज्यादा सीटें बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में लेकर आई थी, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तृणमूल कांग्रेस के मन में है। और बीजेपी की टैक्टिक सबको पता है, डिवाइड, पोलराइज और फिर वोटरों को जीतना और कंसोलिडेट करना। तो भी तृणमूल कांग्रेस को भी ये पता है कि जो बीजेपी जिस तरीके के हथकंडे अपना रही है, तो हो सकता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं कि वो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत भी जाए, तो वो ममता के लिए एक खतरे की घंटी होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है और ये जो हिंसा की वारदातें हैं, भले आज हम ये कहें कि ये हिंसा की घटनाएं ये कृषि कानून की वजह से है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कंपटीशन भी है इस समय, एक तगड़ा पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन बीजेपी एंड तृणमूल कांग्रेस। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है। और ये आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि ये जो खबर है कि जेपी नड्डा के काफिले पर किस तरीके से हमला किया गया, तो ये कई दिनों तक ये खबर चलेगी और ममता बनर्जी के ऊपर बीजेपी अपना हमला तेज जरूर करेगी। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं नए बनने वाले संसद भवन की, जिसका भूमि पूजन आज एक बहुत ही भव्य समारोह में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भूमि पूजन किया। कहा जा रहा है कि 99 साल बाद अब एक नए संसद की बिल्डिंग बनेगी। अब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि कोर्ट ने अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था कि किसी भी तरीके का ध्वस्तीकरण नहीं होगा। बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर हो या जिस तरीके से लैंड यूज बदला गया हो। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अभी पेंडिंग है, बहुत सारी याचिकाएं हैं कोर्ट में पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये सारी याचिकाएं लंबित है तब तक किसी भी तरीके का डेमोलिशन या पेड़ काटने का काम या कोई भी निर्माण का कार्य नहीं होगा, लेकिन भूमि पूजन हो सकता है। तो आज आधारशिला नए संसद भवन की रख दी गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा भाषण दिया और उसमें उन्होंने पूरे इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया कि किस तरीके से वो मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। लेकिन जो बात उनकी इस स्पीच में ध्यान देने वाली है, तो पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि ये जो नया जो एक पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये हमारे लोकतंत्र की संस्कृति का हिस्सा है। चलिए ये भी ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टुगेदर बिल्ड अ न्यू पार्लियामेंट, यानी कि हम सब भारत के लोग मिलकर इस नए बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर पुराना जो संसद है और जो पुरानी नई संसद की जो बिल्डिंग है, वो भारत को स्वतंत्रता के बाद उसने एक नई दिशा दी थी, और ये जो संसद की नई बिल्डिंग है, ये नए भारत को यानी कि आत्मनिर्भर भारत को एक नई दिशा देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो पुरानी संसद की जो बिल्डिंग है उसने लोगों की जरूरतों पे काम किया, लेकिन अब इस नई संसद की बिल्डिंग में लोगों के एस्पिरेशंस यानी कि 21वीं सदी के जो एस्पिरेशंस हैं उन पर यहां पर काम होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एमपीज जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उन्हें एक अच्छा माहौल दिया जाएगा। लेकिन जो आज पाठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के बारे में दिया है, उसे थोड़ा सा आप गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि जो हमारे देश का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो हमारा कल्चर है, वो हमारी आत्मा है, और उसी की वजह से आज भारत जिंदा है। उन्होंने इस चीज को ये भी कहा कि इसी लोकतंत्र में हम आपसी मतभेद को मिल बैठकर और सलाह करके और बातचीत करके हम अपने डिफरेंसेस को मिटाते हैं। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर
अलग व्यूज हैं, अगर मतभेद है किसी चीज को लेकर, तो हम मिलकर बैठकर इस पर बात कर सकते हैं और इसी तरह से जो हमारा लोकतंत्र है वो और मजबूत होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि देयर इज अ रूम फॉर डिफरेंस, लेकिन हमें डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छा भाषण दिया लोकतंत्र पर, और कल ही जो नीति आयोग के सीईओ हैं उन्होंने भी कहा कि इस देश में रिफॉर्म्स इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि देयर इज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज उस डेमोक्रेसी शब्द से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खेला और कहा कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो अपने देश की बहुत मजबूत है, उसमें हम मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम बातचीत के जरिए सारे अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये जो सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, तो वो कहने और करने में बहुत फर्क है। लव जिहाद के आप कानून को ले लीजिए, जो बातें बीजेपी के नेता करते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो किसी और राज्य के लोगों की बात हो। किसानों का जो इस समय आंदोलन चल रहा है, बातचीत जरूर बीजेपी कर रही है, लेकिन किसानों की मंशा को, किसान क्या चाहता है, उसको ठीक से नहीं समझ पा रही है। फिर जब लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो किस तरीके से आपने देखा कि सीए और एनआरसी के टाइम में किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन लोगों को जेल में बंद किया गया। दिल्ली के राइट्स में क्या हुआ ये आपने देखा कि किस तरीके से गौतम नवलखा जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्टैन स्वामी जैसे कार्यकर्ता हैं, आज वो छोटी छोटी चीजों के लिए जो उनकी मूलभूत जो जरूरतें हैं आज वो उनकी पूरी नहीं हो रही है, ना उन्हें बेल मिल रही है। और कोई भी व्यक्ति अगर इंटरनेट पर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ लिखता है या कुछ बोलता है तो उसे किस बात की उपाधि दी जाती है? उसे कहा जाता है कि वो देशद्रोही है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो एंटी नेशनल है। तो ये कैसा लोकतंत्र है? ये भाषण देने में, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश की जो मजबूती है वो हमारा मजबूत लोकतंत्र है। तो अगर हम मजबूत लोकतंत्र की बात करते हैं तो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से भी इस चीज को दिखाना पड़ेगा। आज क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब देंगे कि इतने सारे जो एक्टिविस्ट, लॉयर्स, जर्नलिस्ट जिनके खिलाफ आज कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है, क्या उनको रिहा किया जाएगा? क्या उनके सारे केसेस को वापस लिया जाएगा? इंटरनेट की ट्रोल आर्मी किस तरीके से लोगों को ट्रोल करती है, उनका जो पूरा मनोबल है वो गिराती है, आज क्या उस पर कोई रोक टोक लगेगी? इन बातों का कोई जवाब नहीं है। और रही बात जो डायलॉग्स की और बातचीत की जो आज नरेंद्र मोदी ने कहा, तो आज किसान सारी बातचीत के बावजूद किसानों को लग रहा है कि सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। यानी कि कानून को पास कर दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कानून को जरूर पास किया, लेकिन किसानों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। तो यानी कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भाषण देने में लोकतंत्र की बातें करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी अपने इस लोकतंत्र के भाषण को वाकई में एक्शंस में तब्दील करेंगे? क्या बीजेपी इस भाषण को अपने एक्शंस में तब्दील करेगी? नहीं। जो उनके बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, बाकी जो बीजेपी की इंटरनेट ट्रोल आर्मी है, उनकी आईटी सेल है, वो बिल्कुल उल्टा काम करती है जो चीज नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल इस बात से हमें खुश होना चाहिए कि संसद की एक नई बिल्डिंग बनने जा रही है, वो भारत की एक नई उपलब्धि है। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जब हम लोकतंत्र की बातें करते हैं तो वो सिर्फ बातचीत ना रह जाए, बल्कि हम उसे एक्शंस में तब्दील कर सकें, हम उसे एग्जाम्प्लीफाई कर सकें कि हाँ देखिए वाकई में डेमोक्रेसी हमारे देश की कितनी वाइब्रेंट है। वो चीजें एक्चुअली नहीं हो रही हैं। तो इन 3 स्टोरीज में आज का एजेंडा पर आज मैं विराम लगाती हूं। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और आप सभी के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सत्य हिंदी का मनोबल भी आपने बहुत बढ़ाया है, और इसीलिए अब आप सत्य हिंदी को जो सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। तो आप बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।